Hello students, today we will be continuing with the topic of perquisites. So कल हमने किया था रेंट फ्री अकोमोडेशन और कंसेशनल अकोमोडेशन. आज हम कुछ और perquisites करने वाले हैं जो कि हर एक एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं. तो सबसे पहली कैटेगरी इन perquisites की क्या आती है, वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज मेट बाय द एम्प्लॉयर. मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय की एक पेमेंट थी करने वाली, उसको किसने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया. तो ये क्या होंगे, फुली टैक्सेबल हो जाएंगे. ओके. तो यहाँ पे सबसे पहली ऑब्लिगेशन कौन सी आती है, इनके जो हमें एग्जांपल्स हमें ऑब्लिगेशंस दी हुई हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे और ऑब्लिगेशंस हैं, पर उसमें से कुछ हमें अभी मेंशन करके दिए गए हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले आती है गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. अगर एम्प्लॉय के कोई गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स थे पर उसे पे एम्प्लॉयर ने किया है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस थे गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के, जो कि एम्प्लॉयर ने पे किए हैं स्पेसिफिकली, वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल होंगे. इसके बाद एम्प्लॉय की के जो बच्चे थे उनकी एजुकेशन के जितने भी बिल्स थे, अगर उनमें से जितने भी बिल्स में से कुछ बिल्स ही सपोज कर लो या फिर सारे बिल्स एम्प्लॉयर ने पे किए हुए, तो वो क्या माने जाएंगे, टैक्सेबल माने जाएंगे. मतलब कि यहाँ पे ये फुली टैक्सेबल है. इसके अलावा कई बार एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके बच्चों की जो ट्यूशन फीस होती है उनको भी एम्प्लॉयर्स रिफंड कर देते हैं, रीएम्बर्स कर देते हैं. तो वो भी क्या होते हैं, फुली टैक्सेबल होते हैं. इसके अलावा अगर एम्प्लॉयज का इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स है जो कि एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं इन टैक्स के बदले में, वो क्या होंगे, फुली टैक्सेबल होंगे. और जो हमारे एम्प्लॉयज का, अगर कोई एम्प्लॉय ने कोई सर्वेंट हायर किया हुआ है, डोमेस्टिक सर्वेंट है, उसकी पेमेंट भी एम्प्लॉयर करे है, तो वो भी क्या माना जाएगा, फुली टैक्सेबल होगा. फिर क्या है, sum payable by the employer directly or through a fund to effect an assurance or an annuity. अब यहाँ पे केस क्या आ रहा है कि एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉय के लिए किसी एश्योरेंस या फिर एनविटी में फंड्स ट्रांसफर कर दिए, पैसे ट्रांसफर किए, तो उस केस में क्या माना जाएगा, वो भी एक परक्विजिट माना जाएगा. तो अब इसके दो अलग अलग केसेस बनते हैं. सबसे पहले तो केस क्या है, एश्योरेंस का. हमने इंश्योरेंस पढ़ा हुआ है. इंश्योरेंस में अलग अलग तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं. अब जितने भी इंश्योरेंस हैं उसमें से एक टाइप का जो इंश्योरेंस होता है ना, उसे हम अश्योरेंस बोलते हैं. वो कौन सा होता है, लाइफ इंश्योरेंस. क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक ही ऐसे इंश्योरेंस है जिसमें आपको गारंटीड पूरे पैसे वापस मिलेंगे. बाकी सब में कट कट आके मिलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में हमेशा ही पूरे पैसे वापस मिलते हैं. तो यहाँ पे अगर हमारे लाइफ इंश्योरेंस किसी एम्प्लॉय का हुआ है और उसमें पैसे पे किए हैं किसने, एम्प्लॉयर ने, तो वो क्या माना जाएगा, एक परक्विजिट ही माना जाएगा एम्प्लॉय के लिए. और यहाँ पे अगर कोई एन्युटी का हमारा ऐसी प्रोविजन रखी गई थी एम्प्लॉय के लिए और उसमें भी हमारे एम्प्लॉयर ने ही पैसे पे किए हैं, तो वो भी क्या माना जाएगा, हमारा परक्विजिट ही माना जाएगा एम्प्लॉय के लिए. अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती हैं. कंडीशंस क्या हैं, सबसे पहले तो ये जो सम पे किया गया है, या तो ये डायरेक्टली एम्प्लॉयर ने पे किया हो या फिर किसी फंड बना के उसमें ट्रांसफर किए हो पैसे और उसमें पे कर दिया हो. अब यहाँ पे हम करते हैं फंड्स वाले केस की बात. फंड्स वाले केस में भी हम किसमें करते हैं, कोई रिकॉग्नाइज्ड फंड या फिर कोई अप्रूव्ड फंड स्पेसिफिकली. ठीक है. अब यहाँ पे पहली बात तो है आरपीएफ की, दूसरी है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड. तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, इसे एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं मानेंगे. ठीक है. मतलब कि if the sum is payable through a RPF or an approved superannuation fund, it shall not be treated as taxable for the employee. अब यहाँ पे अगर आरपीएफ के थ्रू हो रहा है या फिर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड के थ्रू हो रहा है पैसे ट्रांसफर, तो उसे हम टैक्सेबल नहीं मानेंगे. ये क्यों है, क्योंकि ये सरकार की स्कीम्स होती हैं आमतौर पे, या फिर सरकार की अप्रूव्ड स्कीम्स होती हैं, तो उन्हें हमने ज्यादा प्रमोट करना है. इसको प्रमोट करने के लिए हमने इन्हें टैक्सेबल नहीं रखा है. इसके बाद एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स allotted or transferred to the employee. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो आ रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, या फिर क्या है, एक कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है, वो एम्प्लॉयर की थी, उसने क्या किया, एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी, तो उसको हम क्या मानने वाले हैं. अब यहाँ पे अज्यूम कर लो कि सबसे पहले तो कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स. स्वेट इक्विटी शेयर्स हमें पता है ऑलरेडी क्या होते हैं, तो उनको
या तो एम्प्लॉय को अलॉट किया जा रहा है या फिर ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है या फिर फॉर्मर एम्प्लॉयर है, पिछले वाला एम्प्लॉयर है। अब यहाँ पे एक और केस आ रहा है कि यहाँ जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है या फिर अलॉटमेंट हो रही है, या तो वो फ्री में हो रही है या फिर वो कंसेशनल रेट्स पे हो रही है, मतलब कि डिस्काउंट पे हो रही है। दोनों ही केस में ये क्या माना जाएगा, परक्विजिट माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ट्रांसफर है ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी या फिर शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स पर्टिकुलर में, उनको अगर किसी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहा है, चाहे वो पैसे लेके करे चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करे। पैसे लेके करे में क्या होता है कि वो कंसेशन पे करे, तो उसे हम क्या मानेंगे, परक्विजिट मानेंगे। और ये वाला जो ट्रांसफर है ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। दोनों ही केस में ये परक्विजिट में आएगा। ठीक है, इसके बाद if the specified security or sweat equity shares are allotted to employee or former employee at concessional rate, the value of perk shall be the amount of concession granted. अब यहाँ पे पहला केस तो था कि फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें तो पूरे की पूरी जो कॉस्ट थी वही पर्क बन गई। अब यहाँ दूसरा केस क्या आ रहा है कि अगर हमने कंसेशन पे उसको शेयर्स या फिर कुछ सिक्योरिटी अलॉट कर दी, दे दी है, तो उस केस में क्या बनने वाला है, वहां पे क्या बनने वाला है, ये ऐसी ही चीज हम ऑलरेडी थोड़ी सी कर चुके हैं। आप याद करो और मुझे लिख के बताना है कमेंट्स में कि हम ये वाला इस तरीके का फॉर्मूला अभी रिसेंटली कहाँ करके हटे हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड fair market value of specified security or sweat equity shares on the date on which option is exercised by the employee minus amount charge। मतलब कि हमने क्या देखना है कि अगर हमें कंसेशनल रेट पे दिए गए हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज, तो उसमें हम सबसे पहले क्या लेने वाले हैं कि उन सिक्योरिटीज की या फिर शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, उनकी इस टाइम पे मार्केट वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर रही है। उसमें से अगर हम माइनस करें तो वो क्या हमने माइनस करना है कि एम्प्लॉय ने कितना पैसा एक्चुअल में उस पे किया है एम्प्लॉयर को। तो अगर हम उसको माइनस करेंगे तो हमें क्या आएगी, वैल्यू ऑफ पर्क। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ जो कंसेशन या डिस्काउंट उसके बराबर आएगी, और यही क्या है, वैल्यू ऑफ पर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि जो कंसेशन है वही पर्क की वैल्यू मानी जाएगी। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब क्या आता है, यहाँ हमने पढ़ा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है कुछ, तो ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है क्या, ये वो वाली सिक्योरिटीज हैं जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन एच जो है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का, उसके अंतर्गत आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन और आती है, एडिशनल है ये, जहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, जो employee where the employee stock option has been granted under any plan or scheme therefore। मतलब कि यहाँ पे एक और चीज आनी चाहिए, वो क्या है कंडीशन, कि एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन दिया गया है किसी प्लान या फिर स्कीम के अंदर। और यहाँ पे एक और चीज का मतलब आ रहा है, वो क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, वो वाले इक्विटी शेयर्स हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को इशू किए जाते हैं या फिर डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं। यूजुअली ये डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। और क्यों इशू करते हैं, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने हमारी कंपनी के लिए खून पसीना बहाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी पसीने के साथ ही रिलेटेड है। तो ये स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड इसीलिए है। इसके बाद यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, जो उस टाइम पे मार्केट में एग्जिस्टिंग वैल्यू होती है सिक्योरिटीज की, उसे हम कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, फिर आता है ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या है कि हमारा जो एम्प्लॉई है जिसे हम सिक्योरिटी या फिर जो शेयर्स हैं उसे ग्रांट करने की उसको ऑफर दे रहे हैं, उसके पास ये ऑप्शन है कि यहाँ पे वो इन चीजों को, इन सिक्योरिटीज को अक्वायर करेगा कि नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे राइट इश्यूज होते हैं, बोनस तो चलो हमें कंपल्सरीली मिल ही जाता है बोनस इशू में, जैसे राइट्स इशू होते हैं, राइट्स में ऑप्शन होता है कि या तो हम खुद खरीद लें या फिर ना खरीदें या फिर खरीद के बेच दें, हमारे पास ऑप्शन आ गया। वैसे ही यहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आता है
कि किस साल में टैक्सेबल है। अब यहाँ पे जो पर्क्स की वैल्यू है वो उस साल में टैक्सेबल होगी जिस साल में सिक्योरिटीज को अलॉट किया जा रहा है या फिर ट्रांसफर किया जा रहा है। पर जो हमने फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो कब कैलकुलेट करनी है, वो हमने उस टाइम पे कैलकुलेट करनी है जिस दिन हमारे एम्प्लॉय ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है। क्योंकि हम लोग, अगर हम सिक्योरिटीज की बात करें या फिर शेयर्स की स्पेसिफिकली बात करें, तो शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो डे टू डे फ्लक्चुएट होती है, रोज फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक डेट को जो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद अगर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है, उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, तो उसका हमने क्या करना है। सो यहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूशन होगी एम्प्लॉयर की वो क्या है, 1.5 लाख रुपए तक क्या है, एग्जम्प्ट है। 1.5 लाख रुपए के बाद जितनी भी कंट्रीब्यूशन वो डालेगा वो क्या मानी जाएगी, टैक्सेबल होगी। किसमें, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में। अब सपोज कर लो कि एग्जाम्पल हमारी बुक में 1,80,000 का दिया है, मैं एग्जाम्पल 1,60,000 का ले रही हूँ। 1,50,000 तक की एग्जाम्पशन है, 1,60,000 पे जाए तो यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना बनेगा एक्सेस में, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा और 1.5 लाख क्या बनेगा, एग्जम्प्ट। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, वैल्यू ऑफ एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड फ्रिंज बेनिफिट्स और अमेनिटीज। अब यहाँ पे और कोई अगर फ्रिंज बेनिफिट्स या फिर अमेनिटीज हैं तो उसका हम क्या करने वाले हैं वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। सबसे पहले तो फ्रिंज बेनिफिट कौन सा आ रहा है कि कोई इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल लोन मिला है, मतलब कि या तो बिना इंटरेस्ट के मिला है या फिर थोड़े इंटरेस्ट पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमिन करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि वो लोन मिला किसे है। अब यहाँ पे वो जो लोन है वो किसे मिल सकता है, एम्प्लॉय को मिल सकता है या फिर उसके फैमिली मेंबर को मिल सकता है। तो अगर एम्प्लॉय को मिला है तब तो वो पर्क है ही है, इसके अलावा अगर किसी फैमिली मेंबर को भी मिला है तो भी हम उसे पर्क ही मानेंगे। इसके बाद आती है इसकी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन अगर करनी है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस स्पेसिफिक टाइप के लोन पे एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है पॉइंट, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट चार्ज्ड बाय द एसबीआई ऑन सिमिलर टाइप ऑफ लोन एज ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। पिछला जो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर था उसके फर्स्ट डे को, मतलब कि प्रीवियस ईयर का जो पहला दिन था उसको उस डेट को एसबीआई उस सिमिलर टाइप ऑफ लोन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती थी। अब एसबीआई के लेंडिंग रेट्स है वो मैं आगे अगली स्लाइड में दिखाऊंगी। फिर इसके बाद interest is to be calculated for each month of the relevant previous year on the maximum outstanding monthly balance। अब हमने इंटरेस्ट किस अमाउंट पे चार्ज करना है, हमने सबसे पहले तो हर मंथ के लिए अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज करना है क्योंकि हर मंथ पे किस्तें जाती होती हैं आमतौर पे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस था उसके ऊपर चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। अब वो क्या है वो हमारा फोर्थ पॉइंट पे आने वाला है तो हम तब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इंटरेस्ट पेड बाय द एम्प्लॉय और चार्ज्ड बाय द एम्प्लॉयर इज टू बी डिडक्टेड आउट ऑफ द टोटल इंटरेस्ट। अब मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट था वो तो एम्प्लॉय ने खुद ही पे कर दिया है। अगर यहाँ पे वो कंसेशनल लोन है तो इंटरेस्ट फ्री लोन है, फिर तो बात ही नहीं है यहाँ पे। अगर इंटरेस्ट पे हो गया है, एम्प्लॉय ने पे कर दिया है, तो उसमें तो एम्प्लॉयर ने अपने कोई योगदान दिया नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, उस पे उसके ऊपर थोड़ी हम टैक्स लगाने वाले हैं। फिर क्या है, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस क्या होता है, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ कैश amount of each loan due to the employer on the last day of each month। मतलब कि हर महीने के एंड में जाके कितना अमाउंट ड्यू है। अब अमाउंट ड्यू ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे हम कुछ हमने इवन फर्स्ट ईयर में भी कुछ अकाउंट्स में चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, रॉयल्टी वगैरह टाइप से, या फिर हायर परचेज पढ़ा हुआ है। इसके अलावा मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। देख लो कि अगर मैंने 1 लाख का लोन लिया हुआ है
और मुझे उस 1 लाख के लोन को पे करना है कुछ टाइम में। एक जो हमारा महीना है उसकी किश्त कितनी है, 10,000 रुपए है। तो पहले मंथ के एंड में मैं कितने अमाउंट की किश्त दूंगी, 10,000 की दूंगी। इसके बाद अगले मंथ का जो बैलेंस लगेगा वो क्या होगा, 90,000 होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जो उस पे इंटरेस्ट लगाऊंगी वो कितना लगाऊंगी, मैं 90,000 पे लगाऊंगी। 10,000 तो मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, तो दूसरे मंथ में मैं 90,000 पे लगाऊंगी अपना इंटरेस्ट। फिर उसके बाद दूसरे मंथ में मैंने क्या किया, फिर से 10,000 की पेमेंट कर दी। अब जब तीसरा महीना आएगा तब तीसरे महीने में मैं क्या करूंगी, 80,000 पे इंटरेस्ट लगाऊंगी, क्योंकि 1 लाख में से 20,000 की मैंने किश्त दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, मंथ के एंड में जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उस पे हम क्या लगा देंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा और पढ़ते हैं। दिस मीन्स दैट इन केस एनी अमाउंट ऑफ लोन हैज बीन रीपेड in any month, the same is to be deducted, and only the balance amount due to the employer shall be known as the monthly outstanding maximum outstanding monthly balance। सिंपल वही वाली चीज है जो मैंने अभी बोली है। इसके बाद यहाँ पे एसबीआई के लेंडिंग रेट्स है, वो किस ईयर के हैं, 2021 का जो असेसमेंट ईयर है उसके लिए लेंडिंग रेट्स है। ये हमारे लिए कोई खास जरूरी नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या, सबसे पहले तो अगर हमें हाउसिंग या फिर कन्वेंस लोन को देखना है तो वहां पे क्या आएगा। अब यहाँ पे जो हमारा हाउसिंग लोन या फिर जो कन्वेंस लोन है वो किसके लिए माना जाएगा, एक नए घर को अक्वायर करने के लिए, या फिर एक नई कन्वेंस मतलब कि एक नई कार को अक्वायर करने के लिए। पुराने घर को अक्वायर पुराने घर को रिपेयर या फिर पुरानी कार को रिपेयर करने के लिए हम जो लोन मानेंगे उसे हम हाउसिंग और कन्वेंस लोन की कैटेगरी में नहीं लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे कि या तो हमने नए घर को परचेज कर लिया, खरीद लिया, अपने आप कोई घर खरीदा है, या फिर कंस्ट्रक्शन करी है उसकी खुद, तो वो हम क्या मानेंगे, उसे हाउसिंग और कन्वेंस लोन की कैटेगरी में। अगर मैंने क्या किया, पुराने घर को ही क्या कर दिया, तोड़ फोड़ के रेनोवेट करवा लिया, तो मैं उसे हाउसिंग लोन की कैटेगरी में नहीं लाऊंगी। इसके बाद आता है लोन अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड। ये जो लोन है ये कहाँ से आ रहा है, प्रोविडेंट फंड से आ रहा है। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर का अपना नहीं होता है, तो यहाँ पे ये जो लोन है ये भी प्रोविडेंट फंड का जो लोन है वो भी किसका है, एम्प्लॉयर का अपना नहीं है। तो ये क्या, परक्विजिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड है उसमें तो एम्प्लॉय की अपनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर की तो है ही है, पर यहाँ पे एम्प्लॉय की भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो वो क्या है, परक्विजिट नहीं हम मानने वाले। इसके बाद मोर देन वन लोन्स टेकन फॉर द सेम पर्पस। अगर हमने क्या किया, एक ही काम के लिए बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, तो अगर हमने एक ही पर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसमें मतलब कि लोन्स वाली जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक ही लोन की, सेम पर्पस के लोन्स की, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे लोन्स का टोटल कर लेंगे। इसके बाद आता है अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग लोन्स लिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम परक्विजिट की वैल्यू अलग अलग लोन्स के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि हमने अलग अलग लोन्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, परक्विजिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद बात आती है कि यहाँ पे ये जो पर्क है ये एग्जम्प्ट कब है। सबसे पहला केस क्या है, where the amount of loan or loans given by an employer to an employee does not exceed 20,000। अब यहाँ पे अगर हमारा जो लोन का अमाउंट था वो 20,000 से कम का है, तो वहां पे क्या है, एग्जम्पशन मिल रही है। इसके बाद however if the aggregate amount of loan exceeds 20,000 the perquisite of interest shall be calculated on the total amount of the loan and not on the excess amount। मतलब कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट था जो कि लोन्स पे किया जाता था उसकी कैलकुलेशन किस पे होगी, अमाउंट ऑफ लोन पे होगी, ना कि एक्सेस अमाउंट पे नहीं होने वाली है। मतलब कि जो 20,000 के ऊपर का जो अमाउंट है, सपोज कर लो मैंने 50,000 का लोन लिया हुआ है और 20,000 तक की एग्जम्पशन है, तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगी कि हम 30,000 पे नहीं करने वाले हैं। इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है हम किस पे करेंगे, टोटल पे करेंगे, 50,000 पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा केस एग्जम्पशन का, जब हमारा लोन किसके लिए दिया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। सारी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं है,
रूल 3A की जो डिजीजेस आती है उनकी ट्रीटमेंट के लिए। अब वो लोन किस किस के लिए हो सकता है, ट्रीटमेंट किस किस की हो सकती है, एम्प्लॉय की अपनी या फिर उसके किसी फैमिली मेंबर की। तो वहां पे क्या है, एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन जो है उसका एक अमाउंट है। वो अमाउंट क्या है, हाँ जी, यहाँ पे सॉरी सॉरी हाँ, however, this exemption should not be available up to the amount of loan reimbursed to the employee under any medical insurance scheme. अब यहाँ पे जो exemption है वो कहाँ तक की नहीं मिलने वाली है, जब हमारे पास एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम थी जिसमें कि क्या हुआ, हमारे जो एम्प्लॉय के मेडिकल के खर्चे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे थे, वो क्या हो गए, रीएम्बर्स हो गए। तो वहां पे क्या है, एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी का जो हमारा पोर्शन है वो हम कल से कवर करेंगे। इसके अलावा हम एक टेस्ट भी रखेंगे। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, थैंक यू।